हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा इस चैनल जीके जीएस प्लस में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। खास करके जो बिहार पीसीएस का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे देना ही देना है एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर आज हम लोग यहाँ मौर्य वंश को पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। तो जो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक था उसका नाम था अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अर्थशास्त्र का बुक था, ये राजनीति पर था, यानी राजनीति पे। और इसमें जो था वो 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किन की रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये विशाख दत्त की रचना है, और यह एक गुप्तकालीन रचना है। और इसमें देखिए जो चंद्रगुप्त हैं उनको ब्रीसल कहा गया है। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पुरातात्विक होता है और साहित्यिक होता है। नेक्स्ट है, इंडिका की रचना किसने की है। तो इंडिका का जो रचना हुआ है वो मेगास्थनीज के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिका से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इंडिका से हमें जो मेनली जानकारी मिलता है वो पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन सिक्का क्या कहलाता है। तो मौर्यकालीन सिक्का जो है वो आहत सिक्का कहलाता है, और ये पंचमार्क सिक्का होता है, यानी वो इस शेप में होता है, इस शेप में। चांदी तथा तांबा के आहत सिक्के को क्या कहा गया है। तो चांदी का जो हुआ वो करसापन कहलाया तथा धरन, और तांबा का जो हुआ उसे मापक तथा काकनी कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली थी। तो ये जो मिली थी जेम्स प्रेसेप को मिली थी 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। और ये जो सुदर्शन झील है ये आपका पड़ता है गुजरात के गिरनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि है। तो देवनाम प्रियदर्शी जो उपाधि है वो सम्राट अशोक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रजा हमारी संतान है, ये किस शिलालेख में कहा गया है। तो ये प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो यह जो प्रयोग हुआ है ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। सो देखिए हमने सारे मेजर क्वेश्चन को कवर किया है, तो इसी कारण से ये वीडियो लंबी जाएगी। अगर हम इसको दो पार्ट में करते, दो वीडियो में करते, तो देखने में ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में रखा है। तो कृपया करके आप इसे पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग जो लिखते हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत शिलालेख में कितने लेखों का समूह है। तो ये 14 लेखों का समूह है, तथा यह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। यानी कि अगर एक शिलालेख है तो इसमें 14 लेख है। और ये जो 8 स्थान है, ये 8 स्थान हुआ आपका शाहबाजगढ़ी, जिसे जिसे अभी पेशावर बोला जाता है। एक है मानसेहरा जो कि हजारा ज़िले कश्मीर में पड़ता है। कलसी देहरादून, गिरनौर काठियावाड़ा, धौलीपुरी जौगर, और है IF रुगारी करनूल, और अगला है लास्ट है सुपारा ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिलालेख में क्या वर्णित है। यानी जो लेख लिखा गया है उसमें जो जो प्रथम हुआ उसमें क्या लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है इसमें पशु बलि की निंदा करी गई है, और समाजस पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा कौन सी शिलालेख में की गई है। तो ये जो किया गया है ये चौथा शिलालेख में किया गया है, यानी 1 2 3 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो ये जो मिलती है ये 5वां शिलालेख से मिलता है, और इसको इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि लोग धर्म के अनुरूप प्रचार प्रसार करें और ये उसका प्रचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के छठे शिलालेख में क्या कहा गया है? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये बोला गया है कि मैं जहाँ भी रहूँ प्रजा की सूचना मुझे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 11वें शिलालेख में क्या कहा गया? तो इसमें जो कहा गया है ये धम्म की बात करी गई है इसमें। नेक्स्ट है, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, और इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है, वो रक्त की नीति छोड़कर वो धर्म की नीति अपनाता है। नेक्स्ट है, अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो ये स्तंभ लेखों की जो संख्या है ये 7 है, और ये 6 जगह से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो ये जो है ये 7 है, और ये 6 स्थानों से मिला है, और ये मेनली जो है ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? यानी जो इनका जो स्तंभ लेख था वो टोपरा में था, उसे बाद में दिल्ली लाकर शिफ्ट किया गया। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था, और पहले ये सहारनपुर के टोपरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में रखा गया? तो ये प्रयाग स्तंभ लेख को उसके द्वारा इलाहाबाद के किले में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो ये रुम्मनदेही स्तंभ लेख से मिलती है, और ये रुम्मनदेही जो स्तंभ लेख है ये लघु स्तंभ लेख है, यानी बृहत स्तंभ लेख ये नहीं है, लघु स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो ये शासन के 20वें वर्ष यात्रा करा, और वहाँ से कर यानी टैक्स का जो दर था, रेट था, वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किसे कहा गया है? तो रानी का अभिलेख कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अभी तक हम लोग जो ये जो 27 तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो मेनली साक्ष्य पर आधारित था, यानी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, और अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रजा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुए वो हुए विष्णुगुप्त, और उनका जो मेन नाम था वो चाणक्य था, और एक और नाम था वो था कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को हराया था? तो ये धनानंद को हराया था, और हराने में जो इनके गुरु हुए कौटिल्य उनके द्वारा काफ़ी सहायता किया गया है। मेनली चंद्रगुप्त मौर्य को इसीलिए शस्त्र शास्त्र की शिक्षा ही दी गई थी ताकि वो धनानंद को हराकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो ये 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने संधि के अनुसार अपने कौन कौन से क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए? तो ये 4 क्षेत्र दिया था, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, और अपनी बेटी का शादी भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो है ये बुक है के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा गया है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि उसने प्रथम बार यूनानियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त को जैन धर्म का जो शिक्षा मिला था वो
भद्रबाहु के द्वारा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में हुआ था, श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा। जो कि संलेखन विधि जो हुआ वो बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। उनका जो मरने का जो आप बोल सकते हैं शैली है, वो जो लोग जैन धर्म को पूरी तरह से मानते हैं वो संलेखन विधि से ही अपना प्राण है वो त्यागते हैं, जिस पर कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक बना वो बिंदुसार हुआ, जो कि अजीवक संप्रदाय को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो ये जो एंटियोकस था वो डायमेकस को दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार ने एंटियोकस से क्या मांग किया था? तो ये मांग किया था मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। तो दार्शनिक देने से उसने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा बनने के पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक जो था वो अवंती का गवर्नर था। तो यहाँ पर अब हम लोग मौर्य पीरियड में अशोक पर आ गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के माता का नाम क्या था? तो अशोक का जो माता हुई वो हुई शुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो इसने अपना राज्याभिषेक जो था वो 269 ईसा पूर्व में करवाया था। नेक्स्ट है अशोक ने अपने भाइयों से संघर्ष तथा उसकी हत्या के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जो मिलती है ये विद्यावदान और अशोकावदान से मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि इसने अपना 99 भाई का हत्या करा दिया था और उसको अगम कुआं जो कि पटना में है उसमें डलवा दिया था उसके लाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो अशोक का नाम जो अशोक है वो 4 जगह से मिलता है, यानी 4 अभिलेख में मिलता है। तो ये हो गुर्जरा, मास्की, नेदूर और यहाँ पर दोबारा रिपीट मास्की हुआ है तो इसके जगह पर होगा उदय गोलन। और बाकी जो सारा जो अभिलेख हुआ है इसमें इसका नाम देव नाम पियदस्सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यहीं से अशोक का जो हृदय है वो चेंज हुआ था। रक्त नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो उपगुप्त के द्वारा इनको शिक्षा मिला था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है अशोक ने कौन से बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो इसने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था और आप लोग को बताया गया है कि 4 बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका के राजा तिस के समक्ष भेजता है। तो ये अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था और ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने बोधि वृक्ष का डाली लेकर भेजा था श्रीलंका, और भी जगह पर भेजा था अपने धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ये संघमित्रा के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो कि पटना से बेंगलुरु तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अशोक का धर्म पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं, क्योंकि ये विभिन्न धर्मों के नैतिक विचारों का समूह है। और ये मेनली इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बीपीएससी में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों की जुबान पर रहती है कि अशोक और अकबर दोनों में कंपेयर कर देते हैं और पूछते हैं कि दोनों में कौन बेस्ट है या किसकी नीति अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से लिया गया है? तो अशोक का जो धम्म का परिभाषा है वो बौद्ध ग्रंथ राहुलोबादसूत से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुणाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रावर की पहाड़ी में नागार्जुनी गुफा निर्माण कराकर किस मौर्य शासक ने आजीवक को
दान में दिए। तो अजीबक को जो दान में दिया गया था नागार्जुनी गुफा, वो अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा दिया गया था। और ये जो बराबर की पहाड़ी है ये बिहार के जहानाबाद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है कौटिल्य राज के सप्तांग सिद्धांत को बताता है, वो सप्तांग सिद्धांत है। तो उसने राज चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत को बताया था। तो वो जो सप्तांग सिद्धांत है वो है स्वामी, अमत, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र और बल। स्वामी का मतलब हुआ राजा, अमत का मतलब हुआ उसके मंत्रीगण, कोष आपका राजकोष अर्थव्यवस्था पैसा, दुर्ग उसका जो सुरक्षित करने वाला जिससे कि किला बोला जाता है, जनपद उसका क्षेत्र, मित्र यानी आसपास के जो राष्ट्र हुए वो उससे मित्रता बढ़ाओ ताकि वो सुरक्षित रहे खुद भी, और बल, बल यानी जिससे कि आप बोल सकते हैं सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के तीर्थ की चर्चा की गई है। जो ये तीर्थ हुआ ये अपर क्लास यानी सबसे ऊपर क्लास के जो मंत्रीगण हुए और जो शासन चलाने में अपना योगदान देते थे वो हुए। तो इनको जो वेतन मिलता था वो 12,000 पन वार्षिक मिलता था। लेकिन ये जो चार हुए आपका पुरोहित, युवराज, सेनापति और मंत्री, इन्हें 48,000 पन वार्षिक मिलता था। तो ये जो 18 प्रकार के हुआ वो हुआ आपका मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, कर्मांतिक, अंतपाल, दुर्गपाल, नगरक, प्रशस्ता, द्वारिक, नायक, अवाटिक, अंतर्वेदिक। और इसके बाद इसके जो नीचे था, जो नीचे क्लास का था वो था अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की अध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो ये जो अध्यक्ष हुआ ये 27 प्रकार का, और ये जो आपका तीर्थ हुआ अमत यानी अपर क्लास वो हुआ 18। और ये अध्यक्ष के नीचे का भी क्लास होता है तो वो आगे लिखा हुआ है, तो आप आगे उसे पढ़ेंगे। तो ये जो 27 प्रकार का है इसमें कुछ को मैंने सेलेक्ट किया है तो ये देख लीजिए। तो जो पाण्याध्यक्ष हुआ वो वाणिज्य विभाग का था, सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से संबंधित था, लक्षणाध्यक्ष टकसाल यानी जहाँ सिक्का बनता है ढलता है उसका अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो था वो कटाई बुनाई, और मुद्राध्यक्ष था वो विदेशी विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन आता था। तो गुप्तचर विभाग जो था वो महामात्य सर्प के अधीन आता था, और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और यहाँ पर गुप्तचर में था वो वैश्या का भी काम लिया जाता था। तो आप इसे साइड से ध्यान रखिएगा, ऐसा एग्जाम में तो पूछता नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसे। अगला है मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार के गुप्तचर गुप्तचरी का कार्य करते थे। तो 2 प्रकार के, संस्था और संचार। तो संस्था जो हुआ वो अस्थाई था और संचार जो हुआ वो घूम घूम कर करता था गुप्तचरी। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग का प्रधान कौन था। तो न्याय विभाग का जो प्रधान हुआ वो सम्राट हुआ, लेकिन उसके नीचे मंत्री भी होते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार के न्यायालय की चर्चा की गई है। तो मेनली 2 प्रकार का किया गया है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय जो हुआ वो दीवानी मामलों के लिए हुआ, और जो कंटक शोधन हुआ वो फौजदारी मामलों के लिए न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में रज्जुक, प्रतिवेदक, वज्रभूमि अधिकारी संबंधित थे। यानी कि जो अभी हम आपको बताया अध्यक्ष उसके नीचे अधिकारी। तो ये जो अधिकारी हुए ये रज्जुक जो हुए ये न्याय विभाग से संबंधित हुए, प्रतिवेदक हुए ये सूचना देने का काम, और वज्रभूमि जो हुए वो चारागाह अधिकारी हुए। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र में किस प्रकार के राजकीय आय के बारे में बताया गया है। तो ये वही अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रचा गया था। तो उसमें आय के बारे में यानी शासन चलाने के लिए जो आय है कहाँ से आना चाहिए तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो देखिए ये दुर्ग, तो दुर्ग में आपका हो गया है चुंगी, जुर्माना, शराब, वस्त्र, उद्योग, वेश्या, अचल संपत्ति से जो टैक्स लिया जाता था उसे दुर्ग में रखा गया है। यानी दुर्ग वो किला वाला दुर्ग नहीं, ये नाम रखा गया है, दुर्ग के अंतर्गत इतने इतने आते हैं।
अगला है राष्ट्र। तो राष्ट्र में आपका हो गया भूमिकर, बंदरगाह, पोर्ट, चारागाह। उसके बाद है खनी। तो खनी में जो उनका जो कर हुआ, या फिर आप इसे कर नहीं बोल सकते हैं, अगर खनिज पर खुद राज्य का भी अधिकार है तो उससे उसका आय हुआ। तो आय जो हुआ वो खनिज और कारखाने से हुआ, और उसके बाद हुआ बगीचों से और वन से। तो ये आय हुआ और कुछ ऊपर कर हुआ। तो यानी कर और आय दोनों ही तो राज्य का आय ही हुआ ना। और अगला है वज्र, यानी मवेशी से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। तो आप भी जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य जो था उसमें वो काफ़ी बड़े एरिया में था, उधर पाकिस्तान ये सब पूरा जो था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। तो इसको 5 प्रांतों में बांटा गया था, और जो प्रांत का जो हेड होता था उसको प्रांतपति कहलाता था। तो जो उत्तरापथ हुआ वो उसका राजधानी जो हुआ वो तक्षशिला, अवंती का उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ का स्वर्णपुरी, और जो प्राच्य यानी जो मेन हुआ सेंट्रल और मेन का, इसका राजधानी हुआ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में वेश्या के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द प्रयोग किया गया है वो रूपा जीवा किया गया है, तथा इसका जो देखभाल करता था वो गणकाध्यक्ष करता था, जिसके बारे में कि अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित था। तो मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था था आधारित था वो था कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य। अभी हम लोगों ने पीछे आय के बारे में पढ़ा, तो कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को ही मिलाकर इसे बोला गया है वार्ता। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में वनों को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आय का एक साधन जो था वो वन भी था। तो वन को 2 प्रकार में बांटा गया था, हस्ती वन और द्रव वन। तो हस्ती वन हुआ जहाँ की हाथी रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे हाथी से पूरे भारत को रौंद दिया था। और द्रव वन हुआ जो कि लकड़ी और लोहा, सॉरी, जो कि द्रव वन हुआ जहाँ से लकड़ी और तांबा मिलता था। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको जो बांटा गया है वो देखिए राजकीय कला, जिसके अंदर हो गया जो कि राज का अपना कला था, जैसे कि चंद्रगुप्त का महल, नगर स्थापत्य, अशोक का स्तंभ, स्तूप निर्माण और गुफा, ये आपका राजकीय कला हो गया। और लोक कला जो हुआ वो हुआ यक्ष तथा यक्षिणी की मूर्ति, मृदभांड का निर्माण, और यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति हुई वो आपका मिला है पाटलिपुत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो ये जो मेगास्थनीज का जो इंडिका हुआ उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी पाटलिपुत्रा है वो उसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो उसमें लिखा गया था सोन और गंगा नदी के संगम पर। तो अभी भी तो वही है, गंगा नदी के तट पर ही पाटलिपुत्र यानी पटना अवस्थित है। और इसका जो नगर में एंट्री करने के लिए जो गेट था वो उसमें 64 गेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के महल प्रसाद को किसने देव निर्मित बताया था। तो देव निर्मित कहने का मतलब हुआ कि देवताओं द्वारा निर्माण किया गया। तो ये जो बताया गया था ये फाहियान के द्वारा बनाया गया था, और ये जो महल था ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है जो कि आप शेर वाला देखते हैं वह किस स्तंभ से लिया गया है। तो ये सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया था, और ये जो बनाया गया था यह बुद्ध धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद मगध में किस नए वंश का स्थापना हुआ। तो ये शुंग वंश का स्थापना हुआ। और अगला क्वेश्चन है केवल वो स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये भाबरू स्तंभ लेख में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अर्थशास्त्र में हुआ है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ये मौर्य प्रशासन का, मौर्य काल का ये वीडियो का एक सीरीज़ था। इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करते हैं, और अगर अच्छा ना भी लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।